हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लव गोल्ड यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और फोर्थ क्लास में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ का रिलेशनशिप। बिकॉज अगर आप थोड़ा लाइफ में देखो तो अगर हमारी लाइफ में रिलेशनशिप ना हो, मतलब अगर हम किसी के भाई ना हो, किसी के पति ना हो, किसी के बेटे ना हो, कोई रिलेशन ना हो हमारी लाइफ में, है ना, किसी की पत्नी ना हो, किसी की माँ ना हो, किसी की बेटी ना हो, कोई रिलेशन ना हो हमारी लाइफ में, तो हम क्या हैं? इस बॉडी के अलावा, एक नाम के अलावा हम कुछ भी नहीं है। सो कितना बड़ा रोल है, मतलब हमारी लाइफ को एग्जिस्टेंस देने वाली जो चीज है वो रिलेशन है। मतलब हमें जो पर्पस देता है जीने का वो रिलेशन है। हमें जो आइडेंटिटी देती है इस अर्थ पे जीने का वो रिलेशन है। सो इतना इंपॉर्टेंट है रिलेशन। मतलब हम अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कर रहे हैं क्यों? ताकि हमारे रिलेशन बने रहे, है ना। दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए पूरी उम्र लगा देते हैं हम लोग रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, है ना। सो बहुत जरूरी है इसकी फाउंडेशंस को समझना, इसकी बैकग्राउंड्स को समझना, प्रिंसिपल्स को समझना, कि सही तरीके से समझना कि ये जो लव फैक्टर है और ये रिलेशनशिप फैक्टर है, ये एक्चुअली में इस पे काम कैसे किया जाता है। बिकॉज अब देखो कि हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। और अगर हम रिलेशनशिप को ही सही ढंग से नाम समझे और ऐसा समझे कि रिलेशनशिप के बारे में हमें पता है ना, जैसे जानवरों को पता है रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब जानवरों को पता है कि फिजिकल एक्टिविटीज कैसे करते हैं, इंसानों को भी पता है, इनबिल्ट रहती है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। जब स्कूल वगैरह में सिखाई जाती है उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, नहीं भी सिखाओगे तब भी ये सीख ही जाता है बच्चा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि रिलेशनशिप इसको सीखना पड़ता है, इसके लिए नॉलेज लेनी पड़ती है। बड़े जब तक सिखाएंगे नहीं बच्चों को कि रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, रिलेशनशिप का मतलब क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, कैसे सीखेंगे बच्चे। रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं। रिलेशनशिप मतलब अपने रिश्तेदारों के साथ, जहां पे आप नौकरी कर रहे हो उनके साथ रिलेशनशिप, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप, जिस स्कूल में कॉलेज में हो उनके, जहां पे आप दोस्तों के साथ रह रहे हो उनके साथ रिलेशनशिप का आपका। ओवरऑल लाइफ में हमारी जितने भी रिलेशनशिप है उनको हम किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से उनके साथ रहें कि हम अपनी लाइफ में ग्रो करें। बिकॉज वो एक ऐसा हिस्सा है हमारी लाइफ का जो हमें ग्रो करता है, जो हमें ग्रो करने के लिए एक पर्पस देता है, एक गोल देता है जिससे हम ग्रो करते हैं। क्यों करियर में इतना सक्सेसफुल होना चाहते हैं हम लोग, क्यों अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, क्यों अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, क्यों अच्छा दिखना चाहते हैं? ताकि हम रिलेशनशिप में हम थोड़ा रिकॉग्नाइज हो जाए, हमें कोई पहचाने, हम कोई बोले करे हमारा बेटा, हमारा लाइक क्या बोले, पापा हैं या फिर दोस्त है, ठीक है, मतलब रिकॉग्नाइज करे हमें रिश्ते के साथ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है रिश्तों की। जब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो लव गोल्ड यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, सो ये एक ऐसे इंसिडेंट से हुई कि मतलब मेरी डेथ होने वाली थी ऑलमोस्ट, एंड मेरी लाइफ का बहुत ही मतलब ब्रेक करने वाला मोमेंट था वो। मेरे को ब्रेक करने वाला मोमेंट था। मैं टोटली ब्रेक हो चुका था। मतलब मैंने लाइफ में कभी इसकी फील ही नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब सब लोग मुझे ये बोलेंगे कि अरे यार ये बंदा मतलब क्या बोले, ड्रग्स के लिए या फिर किसी और बैड हैबिट्स के लिए इसके साथ ऐसा हुआ है ना। मतलब मेरे लिए वो रिस्पेक्ट के ऊपर थी वो बात, मतलब रिस्पेक्ट को लग गई थी मेरे वो बात कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। मैं 3-4 दिन तक बेहोश रहा और जब उठा तो लाइफ चेंज थी। 3-4 दिन में जो मैंने रियलिटी फेस की वो एक अजीब सी रियलिटी थी। मेरी गर्लफ्रेंड, ओ माय गॉड, वो बेचारी रो रो के उसकी हालत खराब थी। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था, कितना ज्यादा परेशान थी वो उस टाइम मेरे लिए। और उसके बाद भी मैं उसको समझा नहीं पा रहा था कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ है, और वो भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया है। मैं जब भी उसको ये बातें बोलता था ना कि मैंने वो 4 दिन में ये देखा है, वो देखा है, आसपास ये जो रियलिटी है इससे काम नहीं करती, मैं परेशान था उन सवालों से। मुझे वो सवाल मतलब परेशान कर रहे थे मेरे दिमाग में, मुझे जीने नहीं दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ उसी से ये सवाल पूछ रहा था, मैं अपनी फैमिली से भी वो सारे सवाल पूछ रहा था। मेरे फैमिली मेंबर मतलब जो मेरे से प्यार करते हैं ना, वो सब परेशान थे कि बच्चे को शायद कुछ मतलब बहुत बुरा लग गया है। मतलब इतने डीप क्वेश्चन लाइफ के ऊपर कौन करता है, इतने डीप सवाल कौन पूछता है लाइफ में। सो मतलब उनको ये लगा था कि शायद मैं बहुत डीप डिप्रेशन में चला गया हूँ और इस तरीके से कुछ हो गया है। नेचुरल भी है क्योंकि जो हमसे प्यार करते हैं उनको नेचुरल है कि वो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में इजीली और खुश रहें। तो अब इस इंसिडेंट के बाद कॉलेज 5 साल होने के बाद मैं घर चला गया, तो मेरे पापा ने मुझे वहां से आने नहीं दिया। सो इस पूरे ड्यूरेशन में हमारे रिलेशनशिप में बहुत बड़ा गैप हो गया, हम दोनों बात नहीं कर पा रहे थे। और एट द सेम टाइम वो सारे इंसिडेंट और वो सारी बातें ऑलरेडी
उसके मेरी गर्लफ्रेंड के मन में और मेरे मन में एक अजीब सा, मतलब हमारे अंदर एक अजीब सा गैप हो रहा था। इसके बाद मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। बट अभी मैं जो आपको बात बोलना चाहता हूं कि इस सारी अकमुलेशन ने, इस सारे मतलब जो इंसिडेंट हो रहे थे उस समय मेरे साथ, और जिस लाइफ के मतलब वो सिचुएशन से मैं निकल रहा था उस समय, इस सारी सिचुएशन ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी मेरी लाइफ में जो मुझे लगता था कि मैंने कभी फील ही नहीं करी थी अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में पहले भी बहुत सारी लड़कियां आई, मतलब एक नंबर का हरामी था ही मैं, सब मतलब होते ही है ना, नेचुरली है कि क्योंकि हमें मूवीज, गाने, आसपास के लोग यही सिखा रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बनाना बहुत जरूरी है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए, तो दिमाग इसी तरफ लगा हुआ है ना। तो बट ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मतलब किसी को छोड़ने के बाद या किसी, मतलब कभी इतना सीरियस हुआ भी नहीं मैं, जब मौका भी नहीं मिला उतना सीरियस होने का, कभी मुझे फीलिंग नहीं आई, जब पता भी नहीं था कुछ भी, मैं छोटा था। मतलब डेफिनेटली जब हम छोटे होते हैं तो इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है हमें किसी के साथ, मतलब रिलेशनशिप में आप हम इतना डीप बातें नहीं करते हैं, इतना लंबा नहीं सोचते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ था, इमेच्योरिटी और कह सकते हो कुछ भी। सो उस बीच में मैंने मतलब मेरे रिलेशनशिप हुए, बट मैंने उन लोगों को छोड़ा, पर कभी कभी मुझे बुरा नहीं लगा। मेरी लाइफ में एक लड़की आई थी जिसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड था, और एक आदमी की सजेशन में, मतलब एक सो कॉल्ड फ्रेंड की सजेशन में मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। मतलब उस समय मैं कंफ्यूज था, मतलब फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था। मुझे लगता था कि मुझे अपने क्रश के पास जाना चाहिए, मुझे उस बंदी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं उस बंदी से वापस आता था तो मैं उस क्रश के बारे में सोचता था। मुझे लगता था कि अरे यार मैं यार उसके साथ भी हो गया ना, केवल आता ना ये फीलिंग आती है ना, अरे यार मैं उसके साथ, अब ना वो वाली फीलिंग नहीं आ रही हमारे रिलेशनशिप में, अब वो वाला मजा नहीं आ रहा, अब यार पता नहीं क्या हो रहा है। मैं वो अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में सोच रही हूँ, जब पुराने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा हूँ, आज भी मुझे वो याद आता है, आज भी मुझे पुराना बंदा याद आता है। अरे याददाश्त थोड़ी ना चली जाएगी यार, तुम्हारी याददाश्त थोड़ी ना चली जाएगी। जब तुम पिछले रिलेशनशिप से अगले रिलेशनशिप में आते हो तो ऐसा नहीं पिछले रिलेशनशिप की याददाश्त चली जाएगी तुम्हारी, याद तो आएगी ना, मेमोरीज हैं, चल रिपीट तो होंगी ना, कि तुम्हारे बचपन की तुम्हारी बातें तुम्हें याद नहीं है। जो कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसकी छाप हमारे दिमाग में रह, जो इमोशनल टच देता है हमें, वो हमें याद रह जाता है, वो हम कभी भूल नहीं सकते। वैसे ही कुछ रिलेशनशिप के साथ होता है। अगर आप पास्ट रिलेशनशिप के साथ ब्रेकअप हुआ है और आप नए रिलेशनशिप में गए हो, और उस रिलेशनशिप में जाने के बाद भी अगर आपको पुराना बंदा याद आ रहा है, तो दैट इज नेचुरल। इट डजंट मीन कि वो सामने वाले के साथ आपको कनेक्शन फील नहीं हो रहा। तो बट मैंने ये चीज फील की, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इट्स मींस देयर इज नॉट अ स्ट्रांग बॉन्डिंग बिटवीन अस, है ना। उस लड़की और मेरे बीच में स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है। तब मैं सेकंड ईयर में था, एंड आई सडनली डिसाइडेड कि मुझे उससे ब्रेकअप करना चाहिए, एंड दैट इज द वर्स्ट डिसीजन मैंने अपनी लाइफ में लिया। सबसे बेकार डिसीजन था मेरी लाइफ। और किसकी वजह से लिया? लोगों की सजेशन की वजह से। एक ऐसे इंसान से सजेशन ली जिसको पता ही नहीं है रिलेशनशिप क्या होता है, जब पता नहीं उतनी उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं, पर मैंने उससे मैंने सजेशन ले ली। उस सजेशन की वजह से मैंने किसी की लाइफ को बहुत बुरे तरीके से तोड़ दिया। बट मैं समझ नहीं पाया तब भी कि ब्रेकअप क्या होता है। बट जब कॉलेज से पास आउट होने के बाद, इस सारे इंसिडेंट के बाद, जब मेरा ब्रेकअप हुआ ना, मतलब मैं कसम से बता रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कभी आज तक फील नहीं किया था, ऐसी फीलिंग कभी फील नहीं किया था। तक गले में सांस रुक गई, गले में सांस अटक गई, मैं अपनी हार्ट बीट सुन पा रहा था। मतलब सेम वही फीलिंग बनने वाली। मतलब इतनी बुरी फीलिंग कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बोला कि यार मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे रोकूं। एक अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं यार, मतलब अगर उसने बोला है ना तो प्लीज छोड़ दे उसको। तो क्या हो गया, प्यार करती हो तेरे से, तो क्या उसने बोल दिया, पता नहीं किस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर बोल रही है। तो मैंने एक बार बड़ा दिल करके उसको बोला कि ठीक है तुम जाओ, ठीक है छोड़ देता हूं। बट अगले टाइम आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं अंदर से चिल्ला रहा हूं। ओ मैं चिल्लाना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं, मैं रो नहीं पा रहा हूं। मैं रोकना चाहता हूं उस मोमेंट को और मैं रोक नहीं पा रहा हूं। ओ गॉड। उसके बाद 3, 4, 5 महीने मेरी जो हालत थी, मुझे पैनिक अटैक हो रहे थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। 1 साल से मैंने छोड़ा हुआ नशा दोबारा से पकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने आप को बर्दाश्त कैसे करूं। मैं रोक ही नहीं पा रहा था, अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। मतलब मैं किसी तरीके से चाह रहा था कि मेरा रिलेशनशिप रिवाइव हो। मैं बात करना चाहता हूं उससे, मैं उससे समझाना चाहता हूं कि नहीं देखो मैं सही जा रहा हूं, सही डायरेक्शन है, सब कुछ सही है, तुम प्लीज मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हुई है, तुम बताओ मुझे क्या क्या गलती हो गई है मेरे से। मैं दुखी नहीं था, मैं दुखी इसलिए था मैं तुमसे दूर था। मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं जब हमारा ब्रेकअप होता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, सामने वाले कुछ और समझ में आता है, हमें कुछ और समझ में आता है, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है और फिर ब्रेकअप होता है। एंड ब्रेकअप की फीलिंग, साइकोलॉजी बताती है कि ब्रेकअप की फीलिंग ऐसी होती है कि जैसे
जैसे कोई बहुत करीबी हो ना, बहुत करीबी आपके दिल का, बहुत आपसे प्यार करता हो, जैसे जैसे आप बहुत प्यार करते हो, जब उसकी मौत हो जाए, उसकी मौत हो जाए मान लो, वो दुनिया पे ना रहे, उस समय जो फीलिंग होती है ना, उतने दर्द का एहसास होता है ब्रेकअप में। और ये बात मुझे तब समझ में आई, तब मुझे पहली बार ये बात समझ में आई कि व्हाई पीपल डू सुसाइड आफ्टर ब्रेकअप। क्यों करते हैं वो लोग सुसाइड। मेरा एक दोस्त था और मतलब उसका ब्रेकअप हुआ, बहुत सारा रिलेशनशिप था उनका, जो फर्स्ट ईयर में आया इतना अच्छे से बंदी से बात करता था अपनी, और कितना अच्छा रिलेशनशिप था उनका। एंड जब बंदे का ब्रेकअप हुआ, कसम से बंदे ने नशा कर करके ना अपने आप, मतलब मेरा हाथ कितना छोटा है, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मतलब मेरी हाइट ज्यादा, मैं 6 फीट का नहीं हूँ, आई एम जस्ट 5'9" समथिंग, ठीक है, आसपास उसके 5'9" और 5'8" के बीच में हाइट है। तो कितना बड़ा हाथ होगा मेरा, छोटा सा हाथ है। सोचो इस हाथ के बराबर उस बंदे ने अपनी कमर कर ली, वो बंदा मेरे से लंबा था। इतनी बुरी हालत। क्यों चला जाता है आदमी इतनी डीप डिप्रेशन में, क्यों? सोचो कितना बुरा लगता है। आप एक चीज देखो, अगर हम किसी कुत्ते को घर पे रखते हैं ना, कभी आप कुत्ते को मतलब घर पे छोड़ के चले जाओ 1-2 दिन के लिए और खाना मत दो उसको, ऐसा कभी नहीं होता कि वो वापस आ गया, कुत्ता आपको वैसे ही प्यार नहीं करे जैसा पहले प्यार करता था, क्योंकि वो प्यार करता है आपसे, रियल फीलिंग होती है। जानवर कभी फेक नहीं कर सकते, है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स रिलेशनशिप बनाते हैं, है ना, एक दूसरे को बोलते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, कितने लंबे इमेजिनेशंस कर लेते हैं। जानवर तो इमेजिन भी नहीं कर पाते, हम इमेजिनेशंस कर लेते हैं, हम इमेजिनेशन में आगे फ्यूचर में चले जाते हैं। और जब वो सारी इमेजिनेशन, वो सारी प्लानिंग, वो सारी फीलिंग्स जब वो एक समय के लिए ब्रेक हो जाती है, सो कॉल्ड मूवीज की वजह से, सो कॉल्ड ओपन माइंडेड की, ओपन माइंड क्या ओपन माइंड है ये, कौन सा ओपन माइंड है ये? मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, गोल्डन स्टेटमेंट है, गोल्डन स्टेटमेंट को याद रखना। मूव ऑन ना हर एक आदमी कर सकता है, कोई भी बेवकूफ आदमी मूव ऑन कर सकता है, कोई भी बेवकूफ आदमी मूव ऑन कर सकता है। बट रुकने के लिए ना करेज चाहिए और कैरेक्टर चाहिए, तब रुक सकते हो आप किसी इंसान के लिए, अदरवाइज आप रुक नहीं सकते। प्यार चाहिए उसके लिए, करेज चाहिए अपने आप को रोकने के लिए उस इंसान के लिए, क्योंकि हजारों ऑप्शंस हैं इस दुनिया में मूव ऑन करने के लिए, बहुत इजी है मूव ऑन करना। कैरेक्टर चाहिए कि आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है, ऐसा नहीं कि आपको अप्रोच नहीं आएगी लाइफ में, आपके पास लड़कियां नहीं आएंगी, आपके पास लड़के नहीं आएंगे, आएंगे। बट अगर आपको इतना विश्वास है कि मेरा प्यार था और ब्रेकअप हुआ है, कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ हम सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, बट डजंट मीन हम वापस नहीं आते, हम वापस आते हैं, हम वापस आते हैं और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ है। सबसे बेकार की जो स्टेटमेंट है ना, एक कोट है, इतना बेकार कोट है, इतना सड़ा हुआ कोट है दुनिया का, और दुनिया उसको मतलब कोट पता नहीं कौन बनाता है दुनिया में कोट, मुझे समझ में नहीं आता, और फिर उसको पूरे इतने फैलाते हैं और इन कोट्स के ऊपर हम बिलीव बनाते हैं अपने। क्या कोट बनाते हैं, क्या कोट है, पुरानी किताब नहीं पढ़नी चाहिए दोबारा से, पुरानी किताब सेम मीनिंग के साथ निकलती है। अरे यार तुम पुरानी किताब दोबारा, तुमने जब फिजिक्स की किताब पढ़ी, कोई भी आज तक तुमने सब्जेक्ट की किताब पढ़ी है, जब तुमने 2-3 बार पढ़ा है, क्या फिर सेम मीनिंग समझ में आया तुम्हें? हर बार तुम डीप नॉलेज में गए हो, हर बार तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग हुई है। इसी तरीके से इंसान है। अरे इंसान को किताब के साथ कंपेयर कर रहे हो आप, तो ठीक है, मान लो चलो इंसान को किताब के साथ कंपेयर नहीं भी करते, तब भी देखो यार, हर सेकंड लाइफ बदल रही है, हर दिन लाइफ बदल रही है, हर मोमेंट लाइफ बदल रही है। अगर तुम बदल गए तो वो नहीं बदला होगा जिसको तुमने छोड़ा, उसको कुछ नहीं बदला होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा, वो नहीं बड़ा हो रहा, वो उसकी उम्र नहीं बड़ी हो रही, वो नहीं मैच्योर हो रहा जिसको हम छोड़ रहे हैं। इतनी बुरी फीलिंग है ना ब्रेकअप की, इतनी बुरी कि आदमी खत्म हो जाता है अंदर से, बिल्कुल डिस्ट्रॉय। और किसी को समझा भी नहीं पाता उसको कैसा लग रहा है, इतना बुरा लगता है कि मैं समझा भी नहीं पा रहा होता है आदमी कि मेरे को क्या लग रहा है, मतलब अंदर से चीख आ रही होती है कि आई वांट टू स्टे विद यू, आई वांट टू स्टे विद हर, आई वांट टू स्टे विद हिम, मैं उससे रहना चाहती हूँ, बट वो इंसान नहीं रहना चाहता अब मेरे साथ, और हम उससे प्यार करते हैं और हम उसको नहीं रोक पा रहे। बहुत अजीब फीलिंग है ना। प्यार का मतलब क्या है, क्या मतलब है प्यार का? मैंने इंट्रोडक्शन में प्यार मतलब बताया था आपको कि प्यार एक फीलिंग है। अब उसे और डीप में समझते हैं एक्चुअली प्यार का मतलब क्या है। प्यार का मतलब है एक सामने वाले इंसान की वेलबींग की तरफ एक जेन्युइन इंटरेस्ट रखना, सामने वाले की वेलबींग की तरफ जेन्युइन इंटरेस्ट रखना, मतलब हर समय आपके दिमाग में सिर्फ एक फिक्र चलनी चाहिए कि मैं उसके लिए ऐसा क्या कर दूं जो वो अपने लिए नहीं कर सकता, मैं उसके लिए ऐसा क्या कर दूं, ये फिक्र नहीं चलती कि मेरे लिए वो क्या कर रहा है, मैं उसके लिए ऐसा क्या कर दूं जो मैं खुद के लिए नहीं कर सकता। क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए सोचती है, अपने माँ
अपने बच्चे से प्यार करती है, उसको बच्चे से प्यार हो नहीं गया है, अपने बच्चे से प्यार करती है, अच्छा है बुरा है कैसा भी है, गाली देता है, खाना फेंक देता है, कुछ भी करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, 10 दिन बात नहीं करता अपनी माँ से, बट माँ प्यार करना बंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो प्यार करती है, उसको प्यार करती है, वो उसको प्यार हो नहीं गया है। फिर से बोलूंगा, हवस हो जाती है, बीमारी हो जाती है, पर प्यार करना पड़ता है। और प्यार जब हम करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजों के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। प्यार में प्लीजिंग फीलिंग नहीं, हर बार प्यार में मजा नहीं आएगा, प्यार में दर्द भी सहना पड़ता है। प्यार में सामने वाले के मतलब काट देने वाले शब्द होते हैं ना, हृदय काट देने वाले शब्द भी सुनने पड़ते हैं। प्यार में सामने वाले का दुख भी झेलना पड़ता है। इस दुनिया में ड्युअलिटी है, जिसके साथ आपको जीना पड़ेगा। रियलिटी है, सच है, इससे आप टूट नहीं सकते। अगली क्लास में द सीक्रेट में, पर्पस ऑफ लाइफ में ये बात आपको बताऊंगा कि ये कितना बड़ा सच है। ये 3 तरीके के दुख हमारे लाइफ से जाते हैं, बट उससे एक ही चीज बताऊंगा मैं, कि जो इंसान हमें सबसे ज्यादा सुख देता है ना, वही इंसान हमें दुख भी, वही हमारे दुख का कारण भी बनेगा। हम अपने माँ बाप के सुख का कारण है, हम उनके बच्चे, हम उनके सुख का कारण है, बट एट द सेम टाइम हम उनको दुख भी देते हैं बिना चाहे। अगर हमें चाहते भी नहीं है कि हम उन्हें दुख दें, बट फिर भी हम उन्हें कहीं ना कहीं उनके दुख का कारण बन जाते हैं, क्योंकि दुनिया बनी ही ऐसे है, ये दुनिया ड्युअलिटी से बनी हुई है। धूप है तो छांव है, पानी ठंडा है तो फिर गर्म भी है, हर जगह दो है, हर जगह ड्युअलिटी है। तो जो इंसान हमारे जितना सुख का कारण बनता है, वो उतना ही हमारे दुख का कारण भी बनता है। तो रिलेशनशिप में अगर वही इंसान हमारे दुख का कारण बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो इंसान बदल गया। समटाइम हालात बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं। हर समय कोई एक ही फीलिंग में नहीं रह सकता, हर समय कोई हाई फील नहीं कर सकता। फर्क नहीं पड़ना, दूसरी लाइन, फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। प्यार, जब हम सच्ची में किसी से प्यार करते हैं, रियल मतलब है प्यार का, उसका मतलब है कि फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि मैं कौन हूं, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं और मैं उसको क्या दे सकता हूं, इससे फर्क पड़ता है। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक मां को कभी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और मैं फिर से बता दूं कि प्यार हर जगह पे सेम है, प्यार की फीलिंग हर जगह पे सेम है। मां के साथ करो, बहन के साथ करो, गर्लफ्रेंड के साथ करो, वाइफ के साथ करो, दोस्त के साथ करो, रिश्तेदारों के साथ करो। जब भी आप सेल्फलेस एक्शन करोगे ना, ये बातों को समझते हुए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसके लिए क्या कर सकते हो जो वो खुद के लिए नहीं कर सकता। जब ये एक्शन करोगे ना आप, सामने वाला प्यार महसूस करेगा और आपको भी प्यार मिलेगा। भले ही सामने वाला आपके लिए कुछ ना करे, क्योंकि हम अपनी माँ के लिए भी कुछ कर नहीं पाते हैं, बट फिर भी उसको हमारी सेवा करने से उसको जो एहसास मिलता है ना, वो प्यार है। इतनी डीप फीलिंग है प्यार की। तो प्यार एक कनेक्शन है और सेपरेशन होती क्यों है प्यार में? सेपरेशन होती क्यों? कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन गैप डिस्टेंस रिलेशनशिप में आता है। हम जब डिस्टेंस में थे, तब हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप था। मैंने जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को बात बोल दी थी कि देखो यार, मुझे पता है हमारा ब्रेकअप होने वाला है। कहती यार तुम पागल हो गए हो, हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप है, तुम कैसे कह सकते हो ये बात, तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है, हमारा ब्रेकअप होने वाला है। पता नहीं, मैं फील कर गया था उस समय, पता नहीं मुझे क्यों फील हुआ था वो चीज, मैंने उसको बोली ये बात। एंड सीरियसली वो चीज हुई है, वो चीज हुई मेरी लाइफ में। एंड मतलब पता नहीं कैसे इतना लोग आए लाइफ में, बट उसके साथ कनेक्ट हो गया मैं। उसके साथ एक अजीब सी फीलिंग हो गई, मतलब अपनापन सा मिल गया उसके साथ, अजीब सा। आई डोंट नो व्हाई, बट हो गया। क्योंकि उसने मेरे लिए ना बहुत सारे सेल्फलेस एक्शन किए। मतलब मेरा बर्थडे था और उसके पूरे कपड़े गंदे, बारिश वाला दिन, पूरे कपड़े गंदे, और मेरे लिए केक लेके आई। कसम से बोल रहा हूँ यार, ना मेरा कभी किसी ने स्कूल में बर्थडे मनाया, ना कभी किसी ने मेरा कॉलेज में बर्थडे मनाया, क्योंकि मेरा बर्थडे हमेशा तब आया जब छुट्टियां होती थी गर्मियों की। और पहली बार मेरा किसी ने बर्थडे मनाया, और इतना ज्यादा मेहनत करके। मतलब बताओ यार, उसके बाद किसी को प्यार नहीं हो जाएगा? इतनी लवेबल मोमेंट कोई किसी के लिए कर दे तो मैं एक दिन सालू पिघलना तो था ही, हो गया। एंड फिर जब वो सारी मूवमेंट हुई, मैं संभाल ही नहीं पाया खुद को। हमें इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया था कि जब उसने तो पहली बार बोला ना कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं रात भर उसको मनाता रहा कि यार क्यों बोल रही हो। वो मान गई, बट उसके बाद हम बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप शुरू हुआ। तो हम तो जो डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, बट जो लोग साथ में भी होते हैं ना, अगर हल्का सा भी फील, सबसे पहला रीजन जो होता है ब्रेकअप का,
वो ये होता है कि जब हमारे मन में डर आ जाता है कि वो सामने वाला इंसान हमें छोड़ देगा, उस समय क्या हम अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, हम अपने अंदर की फीलिंग्स को बोलना बंद कर देते हैं। तो एक बार मेरी एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, जिस इंसान के साथ आप अपने दिल की फीलिंग खुल के नहीं बोल सकते ना, वो इंसान आपके साथ रहने नहीं आया है, क्योंकि वो इंसान आपको समझता नहीं है, वो खुद को देख रहा है, बस खुद को देख रहा है। अगर मैं अपने दिल की कोर फीलिंग्स एक इंसान को खुल के नहीं बोल सकता ना, वो इंसान मेरे लिए नहीं है, वो सेल्फलेस होकर प्यार नहीं करता। मैं अपनी माँ को कुछ भी बोल सकता हूं और अपने दोस्त को कुछ भी बोल सकता हूं। यार दोस्त के साथ ब्रेकअप नहीं करते हम लोग, दोस्त गाली दे देता है, दोस्त हमारी बेइज्जती कर देता है, फिर भी हमारा दोस्त रहता है। बट जिसको हम दोस्त से भी ज्यादा ऊपर लेके जाते हैं, दोस्त की स्टेज से भी ऊपर लेके जाते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है ना, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ऊपर रिश्ते हो जाते हैं, दोस्ती से ऊपर रिश्ते हो जाते हैं सारे। इनको हम एक चुटकी में तोड़ देते हैं, एक चुटकी में। ये लोग कुछ बोल देना तो हमारे कान सुन नहीं पाते, दोस्त गाली भी देके बुलाए ना तो दोस्त है। बड़ी अजीब सिचुएशन है ना, कितनी अजीब सिचुएशन है। दोस्त गाली देके बुलाए तो दोस्त दोस्त है, माँ ने गाली दी थी हम सुन नहीं पाते, बाप ने गाली दी थी हम सुन नहीं पाते, बहन ने गाली दी थी हम सुन नहीं पाते, भाई ने गाली दी थी हम सुन नहीं पाते, किसी साथ में नौकरी करने वाले ने गाली दी थी हम सुन नहीं पाते। दोस्त ने गाली दी सुन लेते हैं, गर्लफ्रेंड ने गाली दी सुन नहीं पाते, बॉयफ्रेंड ने गाली दी सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते हो यार? क्योंकि रिलेशनशिप ही नहीं है, अपना समझा ही नहीं उस इंसान को, एज ए ग्रांटेड ही ले लिया उसको, कभी करेक्ट नहीं किया उसके साथ, समझा ही नहीं कि वो भी इंसान है। जहां उतनी मैच्योरिटी की है, गलती नॉलेज की है, गलती अंडरस्टैंडिंग की है। ये जो गैप है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं हमें सिखाता। हमारे माँ बाप तो अरे सिर्फ सेक्स टॉपिक पे डिस्कशन करना थोड़ा यार, बच्चों को बताने वाले ओपन माइंडेड है। सेक्स के अलावा भी बहुत सारी डीप चीजें हैं। अरे सारी जिंदगी सेक्स करता रहता है क्या व्यक्ति? अरे सारी जिंदगी रिलेशन बनाता है व्यक्ति, सारी जिंदगी साथ में रहता है व्यक्ति। कैसे रहते हैं एक इंसान के साथ, कैसे उसके डिफरेंसेस को समझते हैं, कैसे उसके बिहेवियर को समझते हैं, कैसे जब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा वो व्यक्ति कैसे उस समय भी उसके साथ रहना है। ये सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं एक बच्चे को बताना पड़ता है कि कैसे सामने वाले को टॉलरेट किया जाता है, कैसे सामने वाले को सुना जाता है। अगर नहीं बताएंगे ना तो वो किसी का दिल तोड़ देगा, और अगर वो किसी का दिल तोड़ेगा ना तो उसका भी दिल टूटेगा, भले उसने अनजाने में तोड़ा हो, बट इसका उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं छोटा था एक बार, तो क्या हुआ, मैंने मेरे एक दोस्त ना टॉफी खा रहा था, ठीक है, तो मैंने उससे टॉफी छीन ली और वो उसने मेरे को खींच के मारा। मैंने चप्पल उतार के 2 दिन खींच के मारी उसके पीछे। उसकी मम्मी खड़ी थी, मैंने देखा ही नहीं। अरे उसकी मम्मी ने बहुत बचाया मुझे। तो क्यों बचाया? क्योंकि उसके बेटे को मैंने उसी के सामने मारा। हृदय में बैठे हुए परमात्मा है। कहाँ बैठे हुए परमात्मा? हृदय में। हम कहाँ बैठे हुए? हृदय में। यही बात बताई थी ना मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में। लॉजिकल है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि कोई मतलब ख्याली बोल रहा, वो क्या बोले, शायरी बोल रहा हूं मैं, कवालियां बोल रहा हूं मैं, नहीं, रियलिटी बोल रहा हूं। हृदय बैठे परमात्मा, मेरे माता पिता मेरे साथ ही हृदय बैठे हो। जब मैं किसी का हृदय दुखाता हूं ना, जब किसी के साथ ब्रेकअप करते हैं ना, जब किसी का दिल दुखाते हैं हम लोग, तो साथ में बैठे परमात्मा को दुख पहुंचता है। फिर वो परमात्मा इस बात की श्योरिटी ले लेते हैं कि सामने वाले इंसान को भी उतना दुख पहुंचना चाहिए, इसको लाइफ में समझ आना चाहिए कि किसी सामने वाले का दिल दुखाने का दर्द क्या होता है। किसी का हाथ काट दो यार, जख्म आ जाएगा, किसी का हाथ तोड़ दो, ठीक हो जाएगा, बट किसी के दिल को दुखाओ, दिल को खरीद दो एक बार। पता है वो सारी जिंदगी क्या करता रहता है? जैसे कि होता है ना, हमारे जख्म, हमारे चोट लग जाती है, जख्म आ रहा तो हमें खुजलाने को मन करता है। जिस व्यक्ति का आपने दिल तोड़ा ना, जिसका आपने दिल दुखाया है, भले मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ये जो पूरी क्लास है ना, ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे या पति पत्नी पे नहीं है, ओवरऑल रिलेशनशिप के ऊपर क्लास है। ओवरऑल समझो, किसी का भी दिल तोड़ो आप, पता है वो हर समय वो व्यक्ति क्या करता है? वो अंदर से खुरेदता रहता है, उस जख्म को बार बार खुरेदता है। वो दारू पी के, नशा करके, अपने आप को गालियां दे के, अपने आप को मतलब क्रिटिसाइज करके उस जख्म को बार बार खुरेदता है, क्योंकि उस खरीदने से ना उसको और एक अजीब सा एहसास होता है, जिसके एहसास के अंदर वो रहना चाहता है। फिर सैड सॉन्ग सुनता है और हमें लगता है पता नहीं देवदास बन गया बंदा। एक नॉर्मल स्टेट का व्यक्ति इस बात को कभी समझ नहीं पाएगा। बहुत मैं इसलिए आपको बताया कि जब पहले भी मेरे साथ बहुत सारे रिलेशनशिप थे, पहले बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में आए, बट जो रियल ब्रेकअप था वो मुझे तब समझ में आया जब मेरे साथ हुआ। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि ब्रेकअप एक्चुअली होता क्या है, और उस लड़की को कैसा लगा होगा जिसको मैंने छोड़ा था, उसको कैसा लगा होगा। कसम से मेरे पास शब्द नहीं थे माफी मांगने के लिए, शब्द कम पड़ गए थे मेरे पास माफी मांगने के लिए। मुझे पता नहीं था कि मैं माफी कैसे मांगू इस इंसान से। रियली में रिश्तों में सुनना बहुत जरूरी है। सुनने में
देखिए मैं इस पूरी क्लास में ज्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। देखो रिलेशनशिप का टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरी सुना सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, बट फिर भी मैं उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, ताकि जिनको आप अपनी लाइफ में हर एक रिलेशनशिप में कहीं भी डिस्कस कर सको, कहीं भी आप यूज कर सको उनको। सो 5 कैटेगरी की लिसनिंग होती है, 5 कैटेगरी की लिसनिंग होती है। इसमें सबसे पहली आती है प्रिटेंड लिसनिंग, मतलब प्रिटेंड करते हैं सुनने के लिए, प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब हाँ भाई बोल, तू सुन रहा हूँ, बोल बोल बोल, नहीं बोल बोल, हाँ ठीक है मैं सुन रहा हूँ, है ना, अपना काम कर रहे हो, तू बोल, टीवी देख रहा है, हाँ क्या हुआ, सुन रहा है, माँ चिल्ला रही है, सुन रहा है ना। तो ये उसको बोलते हैं प्रिटेंड लिसनिंग। जिनको साथ आप रिलेशनशिप में हो या कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, कभी भी ये लिसनिंग नहीं करनी है। भले आपके साथ आप कहीं बिजनेस कर रहे हो, आपके नीचे कोई बंदा है काम कर रहा है, भले कितना भी छोटा है, जब भी वो आपको कुछ बोलने आ रहा है ना, जब अपने हार्ट फीलिंग शो कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है, अपना काम थोड़ी देर के लिए साइड रखो, थोड़ी देर के लिए एक साइड रखो। कितना इंपॉर्टेंट है वो इंसान यार, तुम्हारा वो मजा इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान इंपॉर्टेंट है? थोड़ा सोच के देखो कौन इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए साइड रखो उसको और उसको सुनो, क्या बोल रहा है वो, क्या बोलना चाहता है वो, भले कोई छोटी सी बात ही हो, बट सुनो, थोड़ी सी इंटेंशन दो उसको। उतने में पता उसको कितना अच्छा लगेगा कि अरे ये व्यक्ति मेरे सुनता है, कितनी टेंशन। छोटी सी हरकत, छोटी छोटी हरकतें हमारी लाइफ में ना चेंज कर देती है। मतलब इतना बड़ा कितना भी कुछ कर लो, बट छोटी सी हरकत होती है ना इंसान की, अमेजिंग होती है। एक बार क्या हुआ, मेरी क्या आदत थी, कॉलेज में मेरी क्या आदत थी कि मैं हमेशा दुकानदार के पास जाता था, और मेरे को क्या था, खाता सिस्टम था मेरा, बचपन से खाते का सिस्टम था। मतलब बचपन से मेरी नानी ने मुझे आदत डाली हुई थी, मैं नानी के पास रहता था और नानी ने मुझे आदत डाली हुई थी खाते के सिस्टम वाली। जब भी कुछ खाना टॉफी वॉफी लेनी है, बगल में दुकान थी, उससे जाके ले आओ, खाते में लिख लेता था। तो मुझे इस चीज की आदत थी, कॉलेज तक आदत थी मेरे को। तो मैं दुकानों में जाता था, जो भी लेना है ले लिया, भैया आते हैं, ठीक है। उन्होंने कभी पूछना नहीं, मेरे को टाइम पे पैसे दे देता था। मेरी गर्लफ्रेंड को ये बात कभी सही नहीं लगी, तो उसने मुझे बोला कि देखो आज के बाद तुम पैसे होंगे, कैश होगा, तो हम जाएंगे, मतलब कॉलेज के बैक गेट में दुकानें थी, तो हम जाएंगे वहां पे खाने पीने के लिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है भैया तेरी मर्जी मेरे पास वैसे कैश खत्म हो जाता है जल्दी, तेरी मर्जी है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड देन अगली शाम आई, मेरे पास पैसे नहीं, कसम से मेरे जेब में उस दिन 2 रुपए थे, सिर्फ 2 रुपए, और मैं 2 रुपए लेके वहां बैठा हुआ। सो उसने बोला बैक गेट नहीं जाएंगे आज? तो मैंने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या मतलब मेरे पास सिर्फ 2 रुपए हैं। तो बोले ठीक है चलो बैक गेट चलते हैं, तो चलो घूम के आते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है घूम के आते हैं। तो हम लोग बैक गेट गए एंड हम दुकान पे गए, तो अब उस 2 रुपए की हम लोगों ने टॉफियां खरीदी। जो मेरे पास 2 रुपए थे, उस 2 रुपए की हमने टॉफियां खरीदी, ठीक है। और आई थिंक 4 टॉफियां 5 टॉफियां आई, उसमें से उसने 2 टॉफियां मुझे दी और बाकी वो बोली कि सारी मेरी हैं। ओ माय गॉड मतलब मेरे लिए वो सबसे अमेजिंग मोमेंट थी। मेरे पास सिर्फ 2 रुपए एंड स्टिल शी इज सो हैप्पी विद दैट। उसने वो 2 रुपए मेरे से खर्च करवा के मुझे ऐसे फील का ऐसा एहसास दिलाया ना, जिसको मतलब मेरी लाइफ चेंजिंग थी वो, मतलब मेरा लाइफ मूवमेंट बदल दी उसने मेरी वो चीज के लिए। तो छोटी एक और स्टोरी सुनाता हूं। मैंने 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से पढ़ी थी, वो बहुत प्यारी स्टोरी थी। कि एक मतलब ऑथर था, अपने बच्चों को लेके अम्यूजमेंट पार्क जाता है, ठीक है, और पूरा दिन वहां पे मस्ती करते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, और वो वापस आ रहे होते हैं जब तो छोटा बेटा सो जाता है गाड़ी में। तो उसके पिताजी क्या करते हैं, अपनी जैकेट उतारते हैं, गाड़ी में एसी चल रहा था, जैकेट उतारते हैं, तो उसको जैकेट उसके ऊपर डाल देता है कि सो रहा है बच्चा, है ना, उठेगा नहीं। एंड घर पहुंचे, उसने छोटे बेटे को लटाया, बड़ा बेटा बेड पे साइड दूसरे बेड पे लेटा। तो अभी वो उनको गुड नाइट बोलने वाला था, तो उसने अपने बड़े बेटे से पूछा, बेटा बताओ आपको कैसा लगा आज, मतलब मजा आया कि नहीं आया ना, पूछते हैं हम लोग कि कैसा लगा। तो उसने पूछा, तो बड़ा बेटा बोला हाँ ठीक अच्छा लगा, हाँ बहुत मजा आया, मतलब अच्छे से जवाब नहीं दे रहा था वो। तो उसको लगा कि मेरा बच्चा से जवाब नहीं दे रहा, तो उसने पूछने की कोशिश की, बेटा क्या हुआ, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा क्या, प्लीज बोलो मुझे, बताओ अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो उसका बच्चा ना अचानक से रोने लग गया, और रोते हुए पता क्या बोला, कहता पापा जब मैं सो जाऊंगा तब आप मेरे पे भी ऐसे जैकेट डालोगे मतलब समझ रहे हो आप, लाइफ में वो छोटी छोटी मूवमेंट्स जो होती है ना, वो प्यार का एहसास दिलाती है। बड़ी कितना भी कुछ कर लो किसी इंसान के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो छोटी छोटी हरकतें अगर आप प्रिटेंड लिसनिंग ना करके एक आदमी को टेंशन देके सुनोगे ना, वो उतना ही उसके लिए बहुत है उसके लिए। दूसरी टाइप की लिसनिंग आती है स्पेस आउट लिसनिंग, मतलब होता है क्लास में मैडम चिल्ला रही है और हम लोग पता नहीं कहां कौन सी दुनिया में पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही कई बार हम लोग अपने गर्लफ्रेंड या फिर हमारा बॉयफ्रेंड या हमारे पति पत्नी, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, कई बार हमें अपनी
कई बार हम कुछ बोल रहे होते हैं और हम सुनते ही नहीं है, मतलब हम लोग वहां से निकल जाते हैं कहीं और पहुंच, मतलब स्पेशल लिसनिंग में मतलब कोई हमें अपनी दिल की बात बता रहा है या कुछ अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सुनते 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 अचानक से अपनी स्टोरी में पहुंच जाते हैं। स्पेस आउट लिसनिंग, उसको बोलते हैं स्पेस आउट लिसनिंग। मतलब सामने वाले ने अपनी स्टोरी बताई, अपने बारे में कुछ प्रॉब्लम बताई और तुरंत हमने अपनी लाइफ से कंपेयर कर लिया। ओह माय गुडनेस, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। देखो हम सब एक जैसे हैं, लाइफ सब एक ही जैसी चलती है, नॉर्मल सबको सबके साथ एक जैसी चीजें होती हैं, बट एक्सपीरियंसेस रियलाइजेशन सबकी अलग अलग हैं। हर एक इंसान एक अलग इंसान है, उसका बिहेवियर अलग है, उसका एक बेसिक नेचर है, वो सबसे अलग है। तो इसका मतलब कि उसको जो एहसास होंगे, उसको जो रियलाइजेशन होंगी वो अलग होंगी हम सबसे। कभी भी आपके कोई भी रिलेशन हो, जब भी कोई आपसे अपनी हार्ट फीलिंग बोलने आए, जब अपने बारे में कुछ बताए या कुछ बोल रहा हो, सुनो उसको ध्यान से, वो क्या बोलना चाह रहा है। कभी अपनी स्टोरी के साथ सामने वाले की स्टोरी कभी कंपेयर मत करो। अपने बच्चे की स्टोरी, बच्चा कुछ बता रहा है तो आप ये मत सोचो कि अरे वो स्कूल में जो कर रहा है मुझे पता है, अरे क्यों नहीं पढ़ रहा है वो। नहीं, सुनो बच्चे को, वो क्या बोलना चाहता है, क्या डिफिकल्टी हो रही है उसको। अपने पति को, पत्नी को अगर मान लो चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी बात पे बोल रहे हैं, उसको सुनने की कोशिश करो कि बंदा बोलना क्या चाह रहा है, मतलब क्या तकलीफ है उसको, पूरे खुद से सुनो। ऐसे अज्यूम मत कर जाओ। ये अज्यूम करने से हम स्पेस आउट कर जाते हैं, हम लोग निकल जाते हैं वहां से, मतलब पूरा मतलब पता है हमें पहले से कि क्या हो रहा है। तो इससे क्या, हम सामने वाले इंसान को सुन नहीं पाते, इससे स्पेस आउट लिसनिंग हो जाती है। देन थर्ड लिसनिंग आती है सिलेक्टिव लिसनिंग। मतलब उतना ही सुनना है जितना हमें अच्छा लग रहा है, उसके बाद नहीं सुनना है ना। कई बार हम रिश्तों में इतने मतलबी हो जाते हैं कि हमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है। मतलब अगर सामने वाले ने कुछ रूड बोल दिया, जहां हमारे साथ एग्री नहीं किया, मतलब हमने जो बोल रहे हैं उसके साथ वो एग्री नहीं कर रहा, तो हमें बहुत बुरा लगता है, अरे कैसे हो गया, ये कैसे बोल दिया। सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं हम लोग, बस वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, अदरवाइज हमें कुछ नहीं सुनना। तो ये लिसनिंग करने से आप सामने वाले से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे। ये भी एक रीजन है बहुत बड़ा ब्रेकअप का। फिर आता है सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग। मतलब अपने आप को सेंटर में रख के हमेशा सुनना है। मेरा कहाँ फायदा हो रहा है, मुझे कहाँ अच्छा लग रहा है, मेरा ये करने से या बोलने से, मेरे ये सुनने से मेरे को क्या लगेगा, ये इस तरीके की लिसनिंग, उसको सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग बोलते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होना लाइफ का सबसे डेंजरस पोर्शन है। अपनी लाइफ में कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, फैमिली सेंटर्ड नहीं होना, कंट्री सेंटर्ड नहीं होना, रिलीजन सेंटर्ड नहीं होना, कभी भी। मतलब ये जो सारे सेंटर है ना, इन सारी चीजों को सेंटर नहीं बनाना अपनी जिंदगी का। जिंदगी के में सेंटर बनाना है तो प्रिंसिपल्स को सेंटर बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये सीखी और रियली में इनक्रेडिबल है। जब हम अपनी लाइफ में प्रिंसिपल को सेंटर बना लेते हैं तो हम सबके लिए कुछ अच्छा कर देते हैं। बट अगर हम किसी को भी एक चीज को सेंटर में रख लेंगे, हम किसी ना किसी के साथ तो जरूर बेकार करेंगे, किसी ना किसी को तो जरूर दुखाएंगे हम लोग। फैमिली को सेंटर में रखोगे तो नेचुरली जब भी कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो फैमिली में बीच में आएगी, तो आप पहले फैमिली को चुन लोगे। अगर अपने आप को बीच में रखोगे तो कोई ऐसे डिसीजन आएंगे जिसमें अपने आप को चुनना हो तो अपने आप को चुन लो। प्रिंसिपल्स को सेंटर में रख लोगे ना, तो आप हमेशा एक ऐसे सोल्यूशन पे पहुंचोगे जिसमें सबको फायदा हो। प्रिंसिपल सेंटर्ड होना है, प्रिंसिपल बदलते नहीं है, प्रिंसिपल सेंटर्ड रहना है, बाकी किसी चीज को सेंटर नहीं बनाना है अपनी लाइफ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लिसनिंग होती है, वो होती है एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब क्या है, जब कोई सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसके साथ में फीलिंग्स को भी समझना। मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ, फीलिंग्स जब भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, कई बार दुखी हो रहा हूँ, कभी खुश हो रहा हूँ, कभी गुस्सा हो रहा हूँ, कभी मतलब इमोशंस आ रहे हैं मेरे साथ मेरे बोलने में। ऐसे हर एक व्यक्ति जब बोलता है तो इमोशंस के साथ, इमोशंस भी साथ में चल रहे होते हैं। तो जब हम उसके बोलने से और उसके इमोशंस दोनों को समझते हैं, एक साथ समझते हैं, ये होती है एम्पैथेटिक लिसनिंग। ये होती है एक्चुअली में सही तरीके की लिसनिंग। जब भी किसी को सुनो, पूरी अटेंशन देके सुनो कि बंदा क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है। देखो लाइफ में ना बोलना, ये जैसे मैं बड़ा बड़ी बातें बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने पिछले 3-4 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, बोलना बड़ी बात नहीं है, सुनना बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि आप जो सुन रहे हो ना, आप मेरे से बड़े हो, आप इतने पेशेंस से इतना लंबा लेक्चर सुन रहे हो, आप बड़े हो, आप सुन पा रहे हो मुझे। बोलने वाले से सुनने वाला बड़ा होता है, क्योंकि लाइफ में सुनने वाले लोग बहुत कम है, हमें बोलने वाले सारे ही हैं, सुनने वाले बहुत कम है। और जब कोई हमें सुन लेता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। खुद देखो, जज करके देखो, जब हम अपनी बात किसी को बोलते हैं और वो सुनता है आराम से बैठ के, हमें लगता है कि यही वो व्यक्ति है जो मेरे को समझता है। और उसने किया क्या, उसने बस बैठ के आपको सुना, आपको सोल्यूशन भी नहीं दिया उसने, तब भी आपको अच्छा लगता है। क्योंकि समटाइम हमें सिर्फ सोल्यूशन चाहिए नहीं होता, समटाइम चाहते हैं कि हमारा बस कुछ सुन ले। दैट्स व्हाई जब तक सामने वाला व्यक्ति बोले ना एटलीस्ट कहीं ना कहीं अपनी बात में एक बार बोलना देगा, आपको लगे ना कि बोल रहा है कि हाँ आई वांट सोल्यूशन फ्रॉम यू, प्लीज मुझे सोल्यूशन दो, ठीक है, तब तक कोशिश करो कि आप अपने आप को रोको और उसकी सामने वाले की अच्छे से सुनो, क्योंकि बार उसके बोलने में ही उसको आंसर मिल जाएगा उसका कि उसको क्या करना है लाइफ में।
एम्पैथेटिक लिसनिंग एक टाइम से बहुत इफेक्टिव भी है और एक टाइम से बहुत डेंजरस भी है। डेंजरस क्यों है कि जब आप सामने वाले के इमोशन सुनते हो ना, कई बार हस्बैंड वाइफ कुछ ऐसी बात बोल देंगे आपको, शायद तो आपको भी हर्ट कर जाए, बट उस समय आपको समझना है कि नहीं, सुनना है, कोई बात नहीं। अगर उसने कुछ ऐसा बोला जो आपको हर्ट कर गया, टॉलरेट करो उसको, तो क्या हो गया, बोल दिया तो। समझ में आ रहा है? मैंने वही बोला ना, दोस्त का सुन लेते हैं बट उनका नहीं सुनते, जिनको हमने रिश्तों में बड़ी पहुंच दी है, जिनको हमने बड़ा ओहदा दिया है रिश्ते में, उनको नहीं सुनना है क्या? उनको ज्यादा सुनना है, उनको ज्यादा टॉलरेट करना है। तो ये है 5 तरीके की लिसनिंग, जिससे आप अगर सही ढंग से समझो तो आपके रिलेशनशिप को आपके नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आपके ब्रेकअप होना, आपका अलग होना, आपके रिश्तों में मतलब फ्रस्ट्रेशंस आना, ठीक है, डिस्टर्बेंस होना, ये बहुत सारी कम हो जाएगी। अपनी माँ के पास सुनो, उसकी बातें सुनो, बेचारी क्या बोलना चाहती, दिन भर घर पे काम करती है, दिन भर स्ट्रगल करती है, और बहुत कम बार होता है कि माँ के पास बैठ के उसकी बातें सुनते हैं ना, वो क्या बोलना चाहती है, उसकी लाइफ कैसी चल रही है, वो क्या महसूस करती है, क्या उसको क्या क्या जगह पे इरिटेशन हो रही है ना, सब कुछ सुनो। वो भी तो एक इंसान है। पापा से बात करो, कई बार हम पापा से बात ही नहीं करते। पापा से पूछो, पापा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसा लग रहा है आपको, क्या मतलब ऐसा नहीं आप ऐसे सवाल पूछो, बट उनसे बैठोगे नेचुरली, जब हम किसी इंसान के साथ बैठते हैं ना और सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम उसे सुन रहे हैं, तो सामने वाला केवल अपने दिल की फीलिंग भी बोलता है और हमारे दोस्त बन जाता है। पापा मम्मी दोस्त बन जाते हैं हमारे। मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी हर बात शेयर करता हूँ। मेरी मम्मी को मेरे सारे रिलेशनशिप के बारे में पता है। जब मेरा ब्रेकअप हो रहा था उस समय, मेरी मम्मी ने पता मुझे क्या बोला, कहती ढक्कन, तूने मेरे एक बार भी बोलता तो मैं तुम्हें जाने नहीं देती घर से। मेरे घर वाले मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, मेरे मतलब वापस नहीं जाने दे रहे थे मेरे को अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। मतलब पापा नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि पापा वो डर गए थे उस सारे इंसिडेंट से, तो वो जाने नहीं दे रहे थे मुझे। बट मेरी मम्मी बोली कि तू मुझे एक बार बोलता, मैं तुझे जाने नहीं देती, तूने क्यों नहीं बोला मुझे? समझ रहे हो? मेरी मम्मी, मतलब क्योंकि मैं अपनी मम्मी से सब कुछ बताता हूँ, मेरी मम्मी ने कई बार मेरी मम्मी ने मेरी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट, उसका बर्थडे था, मेरी मम्मी ने उसके लिए रात भर जाके ड्रेस सिली थी। समझ रही हो? तो आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, दे वांट दैट कि तुम अपनी लाइफ में हर चीज की, हर तरीके की खुशी पाओ, बट आप समझो कि वो भी आपको समझते हैं, और वो तभी आपको समझेंगे, आप भी उनको सुनोगे, और जब आप उनको सुनोगे वो भी नेचुरली आपको सुनने की कोशिश करेंगे। वो भी देखेंगे कि आप कुछ अलग कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहे, वो भी करने की कोशिश करेंगे। कई बार हमें एक्शन से सिखाना पड़ता है, बोलना जरूरी, बोल के सिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्शन से सिखाना पड़ता है। एक्शन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं बोलने से एक्शन ज्यादा इफेक्टिव। इसलिए बोल रहा हमारी पूरी नॉलेज जो है ना, सुनना मत यार, प्रैक्टिस करना अपनी लाइफ में, इंप्लीमेंट करना। जितनी भी एक्टिविटीज बोली जाए ना, हर एक एक्टिविटी को प्लीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। तो कोई फायदा नहीं इतने बड़े बड़े लेक्चर सुन के। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जल्दी जल्दी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको अगर फॉलो करो तो आप बहुत अपनी जो रिलेशनशिप है, आप जो भी आपने रिलेशनशिप के गोल डिसाइड किए अपने लिए, तो आप उनको बहुत इजीली अचीव करोगे। जो कुछ पॉइंट्स अगर इनका नोट करके रखो, हमेशा गोल्स में लिख के रखो, याद करो। हम जब आप एडमिशन ले लोगे, जब आप पूरी वर्कशॉप कर लोगे, तो आप एडमिशन ले लोगे हमारी यूनिवर्सिटी में, और अब आप हमारे साथ रहोगे, तो हम आपको हर चीज सिखाएंगे, ये चीज करते कैसे, ये चीजों को करना कैसे, डेवलप कैसे करना होता है अपने अंदर, ये कॉन्शियसनेस में कैसे डेवलप करना होता है, हर जगह पे हेल्प करेगी। रिलेशनशिप एक ऐसी बाउंडिंग है, अगर आपने बिजनेस में अपने मतलब लोगों के साथ जोड़ ली, तो लोग आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, आपको मैन पावर की कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। दोस्त आपको नहीं छोड़ेंगे, रिश्तेदार आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके रिश्ते और ग्रो करेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है अप्रिशिएट द गुड। मतलब हम बाय डिफॉल्ट फॉल्ट फाइंडर है। मतलब अब हमें भगवान हमारे सामने रख दो, उसमें भी गलती निकाल देते हैं, तो इंसान की तो क्या बात है, भगवान में गलती निकाल देते हैं हम लोग। तो इंसान तो फिर इंसान है, वो तो सारा गलती से बना हुआ है, पूरी मतलब क्या उसे बोलते हैं, कमियां ही कमियां इंसान में, तो हम तो भगवान में कमी निकाल देते हैं, तो इंसान की क्या औकात है। तो अप्रिशिएट द गुड, प्रैक्टिस इट की सामने वाले इंसान में अच्छा देखने की कोशिश करो, अप्रिशिएट करो हमेशा। मतलब फॉल्ट, फिर से वही गोल्डन स्टेटमेंट कि क्रिटिसाइज तो कोई भी बेवकूफ कर सकता है, बट अप्रिशिएट करने के लिए करेज चाहिए और कैरेक्टर चाहिए। सेम वो पहली जो मैंने बात बोली कि मूव ऑन कोई भी सर कर सकता है, बस स्टे करने के लिए करेज और कैरेक्टर चाहिए। तो कैरेक्टर को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना। समझ रहे हो? अपने आप को समझते हो। जब पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको पूरी ह्यूमैनिटी को समझना है तो बस अपने आप को समझ जाओ, आप पूरी ह्यूमैनिटी को समझ जाओगे। अपने आप को समझ जाओ, पूरी ह्यूमैनिटी को समझ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि लोग एहसासों के बीच में चलते कैसे हैं, कैसे उनको अलग अलग एहसास होते हैं। मुझे कोई गाली देता तो मुझे कैसा लगता है, तो मैं किसी को गाली दूंगा तो उसको वैसा लगेगा। मुझे जब कोई नहीं सुनता तो मुझे कैसा लगता है, जब मैं किसी को नहीं सुनूंगा तो उसको कैसा लगता होगा। वैसी सेम फीलिंग आती है उनको, बट ऊपर नीचे ज्यादा हाई फीलिंग हो सकती है, लो फीलिंग हो सकती है, बट फीलिंग सेम रहती है।
ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि सामने वाले की हमेशा छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी एंडेवर्स को अप्रिशिएट करो, उसमें जो अच्छा है उसको अच्छे से देखने की कोशिश करो, उसे अप्रिशिएट करो। उससे क्या सामने वाला आपसे कनेक्ट करेगा। क्रिटिसाइज मत करो। गलतियां सब में है, हर कोई गलतियां करता है, ऐसा नहीं कोई परफेक्ट बन जाएगा। बट अगर आप उसके अच्छे को अप्रिशिएट करोगे, अच्छे को इनकरेज करोगे, तो नेचुरली ग्रो करेगा उस पॉइंट में। क्योंकि हमें सबको तारीफ सुनना पसंद है, तो हम चाहते हैं बार बार लोग हमारी तारीफ करें, हमें किसी को निंदा सुनना पसंद नहीं है। और जब वो हमारी तारीफ करता है तो हम कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर काम को बार बार ज्यादा बार करने की, ताकि हमारी तारीफ बार बार हो। देन आता है एनकरेज द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को एनकरेज करो। मतलब अमेरिका में एक पर्टिकुलर ग्रुप था जिन्होंने क्या किया, कॉलेजेस में स्टडी करी एक। उन्होंने क्या किया, बच्चों के रिजल्ट पे फोकस ना करके उनके एंडेवर्स पे फोकस किया। रिजल्ट पे उनको रिवॉर्ड नहीं दिया। उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं इस पे रिवॉर्ड नहीं है, वो एफर्ट कैसे कर रहे हैं इस पे रिवॉर्ड है। मतलब बच्चा पढ़ने में कितना ज्यादा एफर्ट कर रहा है और इस एफर्ट में कितना ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर रिवॉर्ड दिया जा रहा है उसको। वो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो एक्शन कितना कर रहा है, एंडेवर कितना कर रहा है, उसके ऊपर फोकस करके उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और उनकी स्टडी में क्या पाया गया, ये करने से सबसे ज्यादा चेंजेस आए बच्चों में, सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई बच्चों में। मतलब पास्ट स्टडी, पास्ट के वो क्राइटेरिया को, उन्होंने इस क्राइटेरिया को चेंज किया तो बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। इसी तरीके से अपनी लाइफ में अगर अपने बच्चों को और अगर अपने जो बिजनेस में नीचे काम कर रहे हैं उन लोगों को, भाई बहन को, किसी को भी अगर आप थोड़ा एनकरेज करना चाहते हो तो उनकी पोटेंशियल को एनकरेज करो, वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। रिजल्ट की फोकस मत करो। गलतियां होती है, रिजल्ट की बार हम नहीं पा, खुद को देखो, कई बार हम लोग बहुत एंडेवर करते हैं, रिजल्ट नहीं पा पाते, बट हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई हमारी निंदा करता था, हम बोलते रहे तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत करी है इस चीज के लिए। तो उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करो, क्योंकि शायद आपके लिए वो मेहनत कम हो सकती है बट उसके लिए वो शायद बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी सेम नहीं है ना। तो इसलिए हमेशा अपने उसके पोटेंशियल को एनकरेज करो। रिस्पेक्ट द डिफरेंस। हम सब अलग है, हम सब अलग है, सब इंडिविजुअल है, सब इंडिविजुअल है, ठीक है। सब में डिफरेंसेस है, हम एक जैसे नहीं है, इसलिए तो हम अलग हैं। हम हर तरीके से अलग हैं। हमारा बॉडी टेक्सचर, हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट्स और सब कुछ, हर चीज देखो हम अलग हैं। तो जब इतने डिफरेंस है, मींस हम बिहेवियर वाइज भी अलग हैं और हमें नेचुरली है कि हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट होंगे। हम डिफरेंट है ना। जिस रिलेशन में डिसएग्रीमेंट नहीं है वो रिलेशनशिप ही नहीं है, वो रिलेशन नहीं है। जिस रिलेशन में डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहे ना, किसी फील्ड में भी डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहे, वो रिलेशनशिप ही नहीं है, वो कहने के लायक ही नहीं रिलेशनशिप, जहां पे आप डिसएग्रीमेंट को समझ नहीं पा रहे हो। एक और यहाँ पे चीज बताता हूँ, जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, जब भी कभी लड़ाई झगड़े हो, जब किसी एक बात पे आप दोनों लोगों के अलग अलग मत हो, तो अब तब क्या करना है, तब क्या सोल्यूशन होता है, तब सोल्यूशन होता है एक थर्ड डिसीजन पे पहुंचना। जब भी आप लोग किस एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग ओपिनियन हो, डेफिनेटली ओपिनियन हो सकते हैं, एक पॉइंट पे दो लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार ओपिनियन मैच करे, बट क्योंकि अब रिलेशनशिप में हो, आप लोगों को साथ में रहना है, तो कोशिश करनी है कि थर्ड ओपिनियन पे पहुंचने की जिसमें दोनों को फायदा हो। ऐसा नहीं कि लड़ने लग जाना, नहीं तुम्हें मेरी बात ही माननी है, नहीं तुम्हें मेरी बात ही माननी है। ऐसा भी नहीं करना है कि आप बोलोगे ठीक है मैं सैक्रिफाइस कर लेता हूं मैं, तो उससे क्या विन लूज वाली सिचुएशन हो जाती है। आप लूज कर जाओगे, वो जीत जाएगा, तो उसमें क्या एक बंदा हार जाता है, ठीक है। विन विन में सिचुएशन में रहना है हमेशा। विन और बिजनेस में यूज करो, रिश्ते में यूज करो, ये बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी है। विन विन स्ट्रेटेजी यूज करो, हमेशा थर्ड सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करो जिससे दोनों को फायदा हो, ना कि कोई एक जीत जाए और एक हार जाए। ऐसा कभी कोई एक, आप तो जीत जाओगे पर जो हार जाएगा ना, आप तो जीत गए पर जो हार गया वो उसके साथ आप बॉन्डिंग खत्म कर दिए पूरी, क्योंकि हारना किसी को अच्छा नहीं लगता। बॉन्डिंग क्या क्रैक होती है उससे, तो आप जीत के भी हार जाओगे। टॉलरेट द अनचेंजेबल। कई बार हमारे बिहेवियर में ऐसी चीजें होती है जिसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। हम कोशिश करते हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे माँ बाप के आज पेरेंटिंग का सबसे बड़ा इशू क्यों है, पेरेंटिंग का सबसे बड़ा इशू क्यों, पेरेंट क्या करते हैं, बगल में लोगों को देखते हैं, एक इमेज बनाते हैं अपने बच्चे के अपने माइंड में, और फिर उसी इमेज के साथ उस बच्चे को देख रहे हैं। उस बच्चे को एज इट इज नहीं देख रहे, उस इमेज के साथ उस बच्चे को देख रहे हैं, बट वो बच्चा उस इमेज में उतर नहीं पा रहा है। तो तब क्या लड़ाई हो जाती है। अब चेंज नहीं कर रहे हैं, अब अनचेंजेबल को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं वो, और फिर क्या बच्चा भी फ्रस्ट्रेट होता है, गलत डिसीजन लिए जाते हैं, लाइफ में इरिटेशन होती है, रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, बहुत सारी चीजें। अब मैं बच्चे की एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे रिलेशनशिप में भी चीजें होती हैं। सो जो अनचेंजेबल है उसको टॉलरेट करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि ये चीज उस सामने वाले इंसान में कोई ऐसा बिहेवियर होता है, ऐसी हैबिट होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है, आप चेंज नहीं कर सकते उसको, तो उसको टॉलरेट करना पड़ता है। आप लड़ोगे तो आप उस इंसान को खो दोगे अपनी लाइफ से, तो उसी से लड़ना नहीं है। और पेरेंटिंग में, फैमिली में सबसे बड़ा इशू क्यों पता हो रहा है, मतलब हम देखो यार, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा भी कई बार बड़ी बात बोल सकता है, बट हमें कभी ये बात भूलनी चाहिए क्योंकि वो 4 साल का ही है, अभी वो 3 साल का ही है, बच्चा ही है वो, तब तो क्या उसने बड़ी बात बोल दी। तो जैसे मैं अभी क्या बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत बड़े ज्ञान, मैं तो मान लो कोई बहुत बड़ी बात बोल दूं, बट एज ए जनरल पर्सन मुझे देखा जाए तो मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे पास भी फीलिंग्स है, भले बहुत नॉलेज है,
बट मेरे पास फीलिंग्स हैं, मतलब मैं भी हर्ट फील करूंगा, बट आज हाँ इस नॉलेज के साथ मैं इस हर्ट फीलिंग को बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब मेरे अंदर वो कैपेसिटी आती है, इस नॉलेज से वो कैपेसिटी आती है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ मैं। इस प्रैक्टिस के साथ, ये जो मैंने आज इतने 3 साल 4 साल में जो प्रैक्टिस करी अपने कॉलेज के बाद, आज मैं रिएक्ट की जगह कई बार रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम सेम ह्यूमन बीइंग। एंड जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो एज के साथ आता है कई बार, है ना। कई बार उस एज में हम उस एज की हरकतें करते हैं, उस अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बच्चे ने बड़ी बात बोल दी आप एकदम उसको बोलोगे ये तो बड़ा हो गया, है ना, इससे तो महान चीजें एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग। तब तक 12 साल के बच्चे ने महान बात बोल दिया, अब वो बड़ा हो चुका है। नहीं यार, वो 12 साल का बच्चा है, 12 साल की गलती करेगा तो आप उसको फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। जब भी आप अपने हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रिलेशनशिप में हो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि समटाइम हम बहुत मैच्योर एक्टिविटी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं भूलना है कि वो इंसान अभी किस एज में है, किस मैच्योरिटी स्टेट में है ना। अलग अलग जगहों पे मैच्योरिटी हो सकती है, अलग अलग जगहों पे इमेच्योरिटी भी हो सकती है। फॉरगिव द मिस्टेक्स को जो इंसान सबसे पहले माफ करता है ना, वो सबसे ज्यादा खुश रहता है। अपने आप को भी माफ करो, सामने वाले को भी माफ करो। कई बार हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पा रहे होते, कई बार मुझसे ऐसी गलती करते अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे होते। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आप किसी इंसान के प्रति गलती कर दी और आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे, उस इंसान से माफी भी नहीं मांग पा रहे, तो क्या करना है पता है? टॉयलेट में जाना है, बाथरूम में जाना है, किसी ऐसी स्पेस में जाना जहां पे आपको सुनना रहा हो, एटलीस्ट वहां जाके ना मुंह से बोलो, अपने आप को बोलो कि मैं अपने आप को माफ करता हूँ जो मेरे से जो गलती हुई, और मैं उस इंसान को भी उस गलती के लिए हमेशा के लिए माफ करता हूँ। जैसे ही बात बोलोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे सर से ना एक बोझा उठा रखा था, उसको नीचे उतार दिया आपने। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज, आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स फीलिंग होती है इससे क्या होता है, मन हल्का हो जाता है कि चलो हमने माफ कर दिया है। माफ करने से आप एक किसी को दान कर रहे हो, एक तरीके से माफ करो। माफ से कोई बात नहीं, गलतियां हर एक इंसान करता है, हर एक इंसान गलती करता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं गलती नहीं करता, हर एक इंसान गलती करता है। माफ करो, एप्रिशिएट करो, एनकरेज करो, वो डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। रिलेशनशिप के सबसे बड़े एनिमीज क्या है, मतलब रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी बातें हैं जो मतलब रिलेशनशिप को ब्रेक करती है? सबसे पहली एनिमी है टैलेंट। तो आजकल आप देखो डाइवोर्सेस जो हो रहे हैं, और मतलब सबसे ज्यादा डाइवोर्स सिटी और सुसाइड सिटी जो है वो बैंगलोर है ना। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनरेशन है वहां पे, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है वहां पे रह रहे हैं, बट वहां पे सबसे ज्यादा डाइवोर्स और सबसे ज्यादा ब्रेकअप और सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहा है। क्यों? उनका टैलेंट बीच में आता है। सबसे पहली चीज उनका टैलेंट बीच में आता है। अरे ठीक है यार, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बात बोली, ठीक है यार तुम कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट हो गए, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम लाइफ चलाने में भी एक्सपर्ट हो गए हो, और तुम हर चीज में। अब मैं सीईओ हूं अपनी कंपनी का, मैं मैनेजर हूं अपनी कंपनी का, ये आदमी कैसे बोल दे मुझे ऐसा? इसको पता है मैं कितना टैलेंटेड हूं, इसको पता है कितने लोग मेरे नीचे काम करते हैं, 25-30 लोगों का ग्रुप है मेरे नीचे, ये कैसे बोल सकती है मुझे ऐसा? ये कैसे बोल सकता है मुझे ऐसा? ये जो टैलेंट आता है ना बीच में रिश्तों के, यार क्या फर्क पड़ता है मुझे आपके टैलेंट से? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड में क्या टैलेंट है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि वो मेरे साथ कैसा बिहेव कर रही है, मुझे इससे फर्क पड़ता है। वो मेरी कितनी केयर कर रही है, मुझे इससे फर्क पड़ता है। मेरी माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी जॉब में कितना टैलेंटेड हूँ। मेरी माँ को इस चीज से फर्क पड़ता है कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी कितनी केयर कर रहा हूँ, मैं कितना उसको सुन रहा हूँ, मैं कितनी छोटी छोटी हरकतें कर रहा हूँ उसके लिए। टैलेंट क्या है? रिश्तों में टैलेंट नहीं आता। अगर आपका रिश्तों में टैलेंट आ जाए ना तो रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। टैलेंट अपने टैलेंट को अलग रखो, रिश्ते को अलग रखो। टैलेंट कभी रिश्ते में मत लेके आओ। दूसरा है सेल्फ सेंटर्ड होना। मैं पहले बताया आपको, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है। मेरे कानों को अच्छा अच्छा सुनना चाहिए, मेरे आंखों को अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं सारा जीवन मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मैं पूरा एक फैमिली को सस्टेन करने में लगा। हाँ यार कर रहे हो, समझ रहे हैं तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, समझ रहे हो तुम रिलेशनशिप को होल्ड करने में बहुत मेहनत कर रहे हो, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मतलब तुम सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो। कई बार सामने वाला आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग बिहेवियर कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि आपको हर बार अच्छी बात सुनाई दे, जरूरी नहीं है आपको हर बार अच्छी चीज दिखाई दे। द प्रॉब्लम इज दैट तब आपको समझना है कि आपको वो चीज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सब लोगों ने रामायण देखी है, रामायण की कहानी भी सुनी है ना। तो रामायण में क्या होता है, लक्ष्मण जी जब सीता जी बोलती है राम जी को कि आप जाके वो हिरण पकड़ के लेके आओ मेरे लिए, वो गोल्डन डियर जो उन्होंने देख लिया होता है, मेरे लिए पकड़ के लेके आओ। तो राम जी को जाना पड़ता है उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद राम की आवाज आती है ना, फेक आवाज आती है, रावण आवाज करता है। तो फिर सीता मैया एकदम घबरा जाती है, एकदम पैनिक हो जाती है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि यार कुछ हो गया है। राम जी को कितना प्यार करती है उनसे ना, तो अपने आपको रोक नहीं पा रही होती उसमें।
तो उसमें वो लक्ष्मण को बोलती है, अरे नहीं तुम जाओ जाओ, उसको जाके बचा के लेके आओ, जाओ, पता नहीं राम को क्या हो गया है, तुम पीछे नहीं जा रहे उसके। और बोल रहे हैं अरे लक्ष्मण को पता है यार वो साक्षात भगवान है, उनको कौन कोई कुछ कर लेगा, उन्होंने इतने बड़े बड़े राक्षस मारे, एक छोटा सा हिरण क्या कर देगा उनके लिए, है ना, क्या बिगाड़ सकता है उनका। बट क्योंकि सीता माँ को प्यार करती है, जैसे माँ होता है ना, माँ का बच्चा कितना भी स्ट्रॉन्ग, बट माँ के अंदर में सब फीलिंग रहती है, नहीं मेरा बच्चा भी बच्चा ही है। तो प्यार में हम लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो इंसान क्या है। हम बोलते हैं नहीं 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 तुम अभी जाओ, नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो वैसे ही सीता माँ कर रही, तो सीता माँ ने क्या कुछ बहुत ही कड़वे शब्द बोले लक्ष्मण जी को कि तुम मेरा भोग करना चाहते हो, तुम मेरे संग रहना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसे ऐसे तुम जान ही रहे हो। तो जब ये बातें बोली लक्ष्मण का खून खोल गया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने आज तक सीता मैया के पैरों के ऊपर नहीं देखा था, उनको कभी कभी नहीं देखा उन्होंने, पैरों के ऊपर सीता मैया को देखा ही नहीं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीता मैया के सिर्फ पैर देखे। एंड वहां से बर्दाश्त करके राम जी के पास गए तो राम जी ने और सुनाया, उन्होंने बोला अरे यार तुम किसी काम के नहीं हो, मैंने तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम सीता का ध्यान रखो और तुमसे वो भी नहीं निभाई गई, इतने साल से हम साथ में हैं और तुम्हें मैंने आज काम दिया और वो भी तुम काम सही ढंग से नहीं कर पाए। तो क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था। बट उस समय राम और उस समय सीता एक फीलिंग्स में आके बोल रहे थे, मतलब उनके बैकग्राउंड में कुछ फीलिंग्स थी वो बोलने के लिए, वो मीन नहीं कर रहे थे उस बात को। ऐसा नहीं था कि वो लक्ष्मण की निंदा करना चाहते हैं, लक्ष्मण को गंदे शब्द या बुरे शब्द बोलना चाहते हैं जिससे लक्ष्मण को हर्ट फील हो। बट लक्ष्मण को हर्ट फील हुआ, बट क्योंकि लक्ष्मण समझता है अपने आप को, सेल्फ जो अवेयरनेस उसके अंदर है, तो इस बात को समझता है कि वो दोनों जब बोल रहे हैं तो कुछ एहसास में बोल रहे हैं, सामने वाले की केयर में बोल रहे हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने कोई शब्द बोले, लक्ष्मण ने रिएक्ट नहीं किया, रिस्पोंड किया। लक्ष्मण ने दोनों बार रिस्पोंड किया, और क्या समझ के रिस्पोंड किया कि क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? इस बंदे ने जो मेरे को बात बोली है वो इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो इतना समय इस रिलेशनशिप को बनाने में लगाया है वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग? हमने हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। बोल कैसे दिया इसने ये मुझे, कैसे बोल दिया इसने, गला काट दूंगा इसका, मैंने बोल कैसे दिया मुझे ये चीज, अरे क्या हो गया यार बोल दिया। तो कई बार हम बिना सोचे समझे बोलते हैं। कितनी बार आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ कि आपने बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोल दिया और आपको बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने क्या बोल दिया। तो निकल जाता है मुंह से, आप देख अपने आप रहे हो, सुन अपने आप रहे हो, हार्ट पेट अपने आप काम कर रहा है, दिल अपने आप काम कर रहा है, लंग्स अपने आप काम कर रहे हैं, तो जुबान भी अपने आप कई बार अपने आप काम करती है। बिना सोच समझे बोलते हैं हम लोग, अनकॉन्शियस होकर बोलते हैं। दैट्स व्हाई मैंने बोला जो अगली क्लासेस है आपको और डीप अंडरस्टैंडिंग देगी लाइफ के ऊपर, और डीप अंडरस्टैंडिंग देगी, आपको समझ में आएगा कि आपका कितना कंट्रोल है लाइफ के ऊपर, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो लाइफ का। पूरा कंट्रोल नहीं हो आप, पूरा कंट्रोल नहीं है आपका आपकी लाइफ के ऊपर। और भी चीजें हैं जिनके ऊपर हम और कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके साथ हमें चलना पड़ेगा। देन आता है सुपर पावर ऑफ गिविंग आंसर। मतलब सुपरमैन और सुपर वुमन बन जाते हैं हम लोग, हमें पता है हमारे पास हर चीज का आंसर है, हर बात का आंसर है। जब हम हर बात का आंसर देने लग जाते हैं ना, तो हम सामने वाले के साथ कनेक्शन बिल्ड करना बंद कर देते हैं। हर बात का आंसर देना जरूरी नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका पति पत्नी, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चा बेटा, कोई भी आपको अगर हर बार कुछ बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको आंसर ही देना है, हर बार आपको बताना है ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। अगर वो किसी को बोल रहा है उसकी वजह से, यहाँ मैं एक चीज बताऊं, क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड एक बार कुछ एक पर्टिकुलर मतलब उसकी दोस्त के लिए बोल रही थी, अरे यार वो मुझे कॉपी करती है और ये वो, मतलब बहुत कुछ क्रिटिक बहुत कुछ बोलती थी उसके बारे में, और मैं हमेशा बड़े बड़े आंसर देता था उसको ऐसे। देन जब मैंने ये बात पहली बार समझी तब मैंने रियलाइज किया फर्स्ट टाइम कि एक्चुअली में उसको मेरे आंसर नहीं सुनने थे, उसको फर्क नहीं पड़ता मेरे आंसर सुनने से, जस्ट शी वांट टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स। वो बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती है किसी के सामने, जो उस सिचुएशन को जज ना करे वो सुन ले, जहां उसको जाके बताए ना वो सुन ले। ये चीज होती है हमारी लाइफ में भी, चीज होती है हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे मम्मी पापा कई बार हमें कुछ बोलना चाहते हैं, हमें उसको सुनना है, बस आंसर देना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, बट ये कुछ पॉइंट है जो मतलब रिलेशनशिप के ब्रेकअप और रिलेशनशिप खत्म करने के बहुत बड़े फैक्टर बनते हैं। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए बहुत कम डिस्कशन कर रहा हूं मैं, और आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं और क्या चीजें होती है। आप समझते हैं कि एक्चुअली में रिलेशनशिप का जो मेन मीनिंग है, रिलेशनशिप को समझते कैसे हैं, रिलेशनशिप को और डीप अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं रिलेशनशिप वर्ड के, रिलेशनशिप वर्ड होता क्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है? देखो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नॉलेज है, लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है रिलेशनशिप में कि आप कितनी केयर करते हो उनकी। दैट्स इट। आपके पास कितनी नॉलेज है, आप कितने टैलेंटेड हो क्या नहीं हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम प्रेसिडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। फर्क इससे पड़ता है कि आप सामने वाले की कितनी केयर करते हो, आप सामने वाले में कितना इंटरेस्टेड हो, इस बात से रिलेशनशिप टिकता है, अदरवाइज और किसी बात से टिकता नहीं है। दूसरा पॉइंट, इंसान ना ही अच्छा है और ना ही बुरा है। कोई इंसान भी ना ही अच्छा है ना ही बुरा है। लोग रिएक्ट करते हैं जैसे हम एक्ट करते हैं।
लोग वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे हम। आप अगर सामने वाले को लस्ट दोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सामने वाला आपको प्यार देगा? वो आपको लस्ट ही मिलेगी, क्योंकि बहुत कम लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से हमें रिस्पॉन्ड करना आता है, अदरवाइज हम भी रिएक्ट करते हैं जानवरों की तरह। जानवर को लात मारो काटने लग जाता है ना, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है काटने की तो काटेगा आपको, रिएक्ट करेगा। जिस सिचुएशन में अगर रिएक्ट करने की वो रिएक्ट कर देगा आपको। इसी तरीके से हम भी रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। पर रिश्ते अगर बनाना, रिश्तों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस हमें सिखाती है कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है, सिचुएशंस के ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और रिस्पॉन्ड तभी किया जाता है जब हम सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला इंसान क्या बोलना चाह रहा है। देन आता है थर्ड पॉइंट कि रिलेशनशिप्स में कभी भी अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को ज्यादा देर तक के लिए सप्रेस मत करो, ज्यादा देर के लिए अपनी बातों को सप्रेस मत करो। मतलब मान लीजिए मैंने बताया था ना कि ब्रेकअप्स का और थर्ड पर्सन के लाइफ में आने का सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो होता है डर। रिलेशनशिप में जब डर आता है, फिर शक आता है, फिर शक के हिसाब से एक्टिविटीज जो होती हैं वो खुल के नहीं हो पाती हैं, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सामने वाले को बोल नहीं पा रहे होते तुम क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप अपने आप बनता चला जाता है। भले हम साथ में भी रह रहे हो फिर भी कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो जाता है। सो उससे क्या है, ब्रेकअप होना, डाइवोर्स होना, या फिर माता पिता के साथ बात नहीं करना। तो इसे बहुत हर रिश्ते में अपना ये चीज, हर स्टेटमेंट जो है हर रिश्ते में डाल सकते हो। ये जो क्लास है हर रिश्ते के लिए है। तो इससे क्या बहुत बड़ा गैप आता है। आपको क्या करना है, आपको एक हमेशा एक स्टैंडर्ड बना के रखना है, एक मतलब एक इस तरीके का स्टैंडर्ड बना के रखना है कि आप भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सको और सामने वाला भी आपको, आपके जब भी आपसे बात करे तो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सके, अपनी फीलिंग्स को खुल के बोल सके। कि अगर कोई बात ऐसी भी बोल रहा है जिससे आपको हर्ट होगा, वो भी आपको वो बात बोल सके, ताकि उसको, इससे क्या होता है जब वो कोई ऐसी बात बोले जिससे आपको हर्ट हो बट आप उसको पता है कि आप ये बात सुन सकते हो, तो इससे क्या होता है, उस इंसान समझता है कि आप उसको समझते हो। इससे क्या बॉन्डिंग जो होती है और बहुत स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता है। देन आता है एक्सप्रेस इट राइटली। जैसे आप भी, अब ये बॉन्डिंग स्ट्रांग कैसे होगी, तो इससे नेक्स्ट पॉइंट होगी, जब भी आप कोई ऐसी चीज एक्सप्रेस कर रहे हो जो सामने वाले को आपको पता है कि सुनने में बुरी लगेगी, तो ऐसा नहीं कि हर बात एक ही तरीके से बोली जाती है, आप बात को घुमा के भी बोल सकते हो, डिप्लोमेटिक वे से बोल सकते हो। डिप्लोमेटिक कैसे होना है, डिप्लोमेटिक क्या करते हैं, तो ये जब आप हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे, हमारे पास अलग अलग दो तरीके के कोर्सेज हैं, लाइक लॉन्ग टर्म कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स है। तो आप उसमें करोगे तो हम ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये वो गैप है जो हमारी यूनिवर्सिटी फिल कर रही है। ये जो गैप है, जो एजुकेशन सिस्टम, हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमें नहीं दे पाती है। और ये लाइफ की जो बातें हैं सीखना बहुत जरूरी है इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ। और ये 70-80 साल की जिंदगी जो हमें अर्थ पे मिली है इस ह्यूमन फॉर्म में, अगर हम इसको रियली में सही ढंग से एंजॉय करना चाहते हैं, एक्चुअली में एंजॉय करना चाहते हैं, जहर पी के एंजॉयमेंट, जहर पीना उसको एंजॉयमेंट नहीं बोलते, जहर पी के अनकॉन्शियस हो जाना उसको एंजॉयमेंट होता है। कॉन्शियस रह के एंजॉय करना, लाइफ को खुश रहना, शांत हो जाना, उसको बोलते हैं एंजॉयमेंट। ये तभी आता है जब आपके पास नॉलेज आती है। नॉलेज से खुशी आती है, कहते हैं खुशी अंदर से आती है। तो अंदर से कैसे आती है, अंदर से खुशी आती है नॉलेज से। जब नॉलेज आती है अंदर तब खुशी निकलती है बाहर। देन कम्युनिकेट टू कनेक्ट, कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेट करो, कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेट आप तभी कर पाओगे जब आप सुनना शुरू करोगे। जब तक आप सुनने की कैपेबिलिटी नहीं करते, जब तक आप सुनने की प्रैक्टिस नहीं करते ना, आप कभी भी कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकते, कभी भी कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकते। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है रिश्तों में। यही प्रॉब्लम है कि हम बोलते ज्यादा सुनते कम है। सो सुनना बहुत जरूरी है रिश्तों में। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, ये थी रिलेशनशिप की कुछ बातें। और भी बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारी डिस्कशंस हैं, अलग अलग रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होती हैं, मैरिज में, लव में, है ना, और अलग अलग जगहों पे। सो आप हमारे जो असिस्टेंट हैं, सो हमारे साथ कनेक्ट होने से हम आपके साथ एज ए मतलब असिस्टेंट रहेंगे। आपके कोई भी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप हर रोज हमें, जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप हर रोज हमसे फोन पे बात कर सकते हो। जैसे आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, एक असिस्टेंट आपके लिए हम नियुक्त करते हैं, जिससे आप हर दिन आप फोन पे बात कर सकते हो, अपनी लाइफ की हर टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, इसके लिए हम सर्टिफाइड हैं। इसके लिए हमारी बहुत सिक्योरिटीज हैं। वो इंफॉर्मेशन कभी भी उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं जाएगी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही रहेगी, ठीक है। बिकॉज अगर हम ऐसा एक एजुकेशनल प्लेट बिल्ड करने जा रहे हैं जो एक एजुकेशनल गैप फिलफिल कर रहा है, तो हम इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं कि हमारा कोई भी बंदा है, कोई भी जो हमारा स्टूडेंट है, उसको हम वो चीजें सिखा सके जिससे अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। सो वो बंदा, आपको असिस्टेंट जो है आपका, वो हर चीज में आपको हेल्प करेगा। अगर इस कोर्स के बाद आप एडमिशन ले लेते हो
एडमिशन ले ही रहे हो आप इस कोर्स के थ्रू हमारे यूनिवर्सिटी में, और उस एडमिशन के बाद आपकी लाइफ के हर एक पॉइंट के लिए हम आपके साथ हैं, आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए एज असिस्टेंट हम आपके हमेशा आपकी सेवा में रेडी हैं। आप प्लीज हमें सेवा का मौका दीजिए, आपको सेवा का मौका देना है हमें, और हम हर तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, हर तरीके की नॉलेज देंगे आपको, हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने की कोशिश, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि आप अपनी लाइफ में, और अगर हम रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर, देखो हम ऐसा नहीं कि आपके साथ मतलब जैसे बच्चे का हाथ पकड़ के माँ बाप खींचते, नहीं, वैसा नहीं करेंगे हम लोग हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप जिस सिचुएशन में फंसे हो उसको आप ठीक कर सको, आपको वो चीज बताई जा सके कि सिचुएशन को ठीक कैसे करना, और आप उसको ठीक करो, आप रिसोर्सेज क्रिएट करो, और जब आप ये करोगे ना तो आपकी स्टोरी आप ही लिखोगे, बट हम क्या साइड में बस एक हल्का हैंड में आपको असिस्ट करेंगे, जस्ट असिस्ट करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर असिस्टेंट फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी लव गोल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।